जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? गुड इवनिंग टू एवरीवन। सब लोग मुझे सुन सकते हैं? सब लोगों को आवाज़ आ रही है? सब लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? ओके, दैट्स नाइस। अच्छा जी, क्वांटिटेटिव रिसर्च, जैसे कि हमने हमारा कुछ पोर्शन रह गया था, ये मैं आपको रिवाइज भी करवा दूंगी स्टार्ट से। लेकिन पहले जो हमारा पोर्शन रह गया था हम उसको कवर कर लेते हैं। हबीबा, कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था? मुझे स्लाइड्स बताएं। नहीं, इसका कुछ पोर्शन रह गया था ना? जो रह गया था वो बताएं। हमने ये सारा तो नहीं किया था रिवाइज? सारा कर लिया था आपके ख्याल से? ओके, रह गया था ना कुछ, इसीलिए मुझे याद है कि जो चीजें रह गई थी। अच्छा, इसके बाद आप कौन सा टॉपिक रिवाइज करना चाह रहे हैं? मुझे अपनी पसंद का बता दें, जो कि हमने पहले पढ़ा हुआ है और रिवीजन में आप उसको लेके आना चाह रहे हैं। आप लोग सब मिलके मुझे बताएं ताकि फिर मैं वो अपलोड करवा लूं इन 2 स्लाइड्स के बाद। मेरा ख्याल हमने मेथोडोलॉजी से पढ़ना था। यहाँ से पढ़ना था ना हमने? एक्सपेरिमेंटल हो गया था, ये पढ़ना था। अच्छा, इसके बाद आप अपनी चॉइस का टॉपिक बता दें। हाँ, मेथोडोलॉजी के बाद जो आप चाह रहे हैं वो मुझे बता दें। मेथोडोलॉजी की तो मेरे ख्याल से एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, की पॉइंट्स हैं, बस ये थोड़े से ही पॉइंट हैं इसके। आप अपनी चॉइस का बताएं ना, जो टॉपिक आपको लग रहा है, अभी तक जो भी आपने टाइप्स पढ़ी हैं। सोच के मुझे तब तक बता दें, मैं उतनी देर आप लोगों को मेथोडोलॉजी कवर करवाती हूँ। कहता है व्हाट इज द बेसिक मेथोडोलॉजी फॉर ए क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन। कहता है द ओवरऑल स्ट्रक्चर फॉर ए क्वांटिटेटिव डिजाइन इज बेस्ड इन दी scientific method. It uses deductive reasoning where the researcher forms an hypothesis. ठीक है? Collects data in an investigation of the problem and then uses the data from the investigation. After analysis is made and conclusion are shared to prove the hypothesis not false or false. The basic procedure of the quantitative design is that. अब हमें पता है कि quantitative research जो होती है वो हमेशा deductive approach use करती है। उसमें हम deductive reasoning use करते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग स्टार्ट फ्रॉम के मतलब हम जर्नल टू स्पेसिफिक बात करते हैं, और इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है? व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रॉम स्पेसिफिक टू जर्नल। सो डिडक्टिव रीजनिंग में हमेशा हमने जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जाना होता है, और क्वांटिटेटिव रिसर्च ऐसी रिसर्च होती है जिसमें हमने हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन करनी होती है, हाइपोथेसिस को बनाना होता है। ठीक है? और हाइपोथेसिस टेस्टिंग किसमें होती है? वो आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर होती है। सो हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन हमारी इसमें होती है, डिडक्टिव अप्रोच होती है, हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, कोई भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसके बाद उस इन्वेस्टिगेशन से हम क्या करते हैं? कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, उसको शेयर करते हैं, और फिर जो हम हाइपोथेसिस बनाते हैं उसमें हम क्या देखते हैं? उसमें हम देखते हैं कि आइदर हाइपोथेसिस फॉल्स और नॉट फॉल्स। हाइपोथेसिस क्या होता है? कोई भी मफरूजा। मिसाल के तौर पे मैं बहुत कहती हूँ कि पोस्ट बेसिक क्लास जो है वो बहुत एटिकेटेड और क्या कहते हैं, आप कह लें बड़ी डिसिप्लिन क्लास है। ठीक है? अब ये मेरा क्या है? ये मेरा हाइपोथेसिस है। अब मैंने इसको प्रूव करना है वाया इंक्वायरी, वाया डाटा कलेक्शन, किस तरह के वेरिएबल्स, किस तरह के यूनिट्स मैं यूज करूंगी, जो कि आप इस चीज को प्रूव करेंगे कि पोस्ट बेसिक क्लास इज वेरी एटिकेटेड एंड वेरी डिसिप्लिन क्लास। सही है? सो हाइपोथेसिस को फॉल्स और ना फॉल्स कर प्रूव और नॉट प्रूवन के लिए मैं डिडक्टिव अप्रोच यूज करूंगी फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक। आज 5 लोग स्टूडेंट प्रेजेंट है,
क्या बात है, खैरियत है? क्या रिवीजन करने का प्लान नहीं है या फेल होने का प्लान है नर्सिंग रिसर्च के अंदर? ये जो लोग अभी तक मौजूद नहीं है ना, उनको उनकी मैं भी इन्वेस्टिगेशन कर दी और उनके खिलाफ मैं एक्शन लेती हूँ। सिर्फ मुझे हबीबा नजर आ रही हैं, ठीक है, उसके बाद हबीबा है, लुबना है, सहर है, बस। बाकी लोग क्या हैं? 3 लोग बस प्रेजेंट है। ये जरा बाकी को हबीबा, लुबना, सहर मैसेज करके कह देंगे कि बाकी जो लोग हैं ना वो आइंदा मेरी क्लास में नहीं आएंगे आप तीनों के अलावा। मैं आपकी जरा माहा को भी बताती हूँ, रिवीजन क्लासेस में वो नहीं आएंगे। अच्छा, आप इनको हबीबा जरा एक मैसेज भी कर दें मेरी तरफ से। अच्छा, उसके बाद मेक आवर ऑब्जर्वेशंस अबाउट समथिंग दैट इज अननोन। ठीक है, हम कोई भी ऑब्जर्वेशन बनाते हैं जो कि हम कहते हैं, जो कि हमारे लिए अननोन होती है, अनएक्सप्लेन्ड होती है और न्यू होती है। इन्वेस्टिगेट करते हैं हम करंट थ्योरी को सराउंडिंग योर प्रॉब्लम और इश्यूज। उस थ्योरी को हम स्टडी करते हैं जो कि हमारे गिर्द क्या है, जो कि हमारा प्रॉब्लम है, फोकस है, ठीक है, इशू है जो। हाइपोथाइज एंड एक्सप्लेनेशन फॉर दोज ऑब्जर्वेशन। फिर हम क्या करते हैं कि वो ऑब्जर्वेशन जिनकी हमें एक्सप्लेनेशन देनी होती है उनको हम हाइपोथाइज करते हैं। ठीक है। नंबर 3, मेक ए प्रिडिक्शन ऑफ आउटकम। मिस माहा, मैं आपको कॉल कर रही थी, सॉरी। ये मेरे पास सिर्फ 3 स्टूडेंट प्रेजेंट है, सादिया, हबीबा एंड लुबना, पोस्ट बेसिक के। बाकी सबको आपने कम से कम इस वीक के अंदर जो भी हमारी रिसर्च या माइक्रो की क्लास आती है आपने बैठने नहीं देना, उनकी एब्सेंट भेजें आप। सादिया, हबीबा और लुबना, बस ये 3 बच्चियां प्रेजेंट है, बाकी कोई नहीं है, सबकी एब्सेंट मार्क करें। उसके बाद नंबर 3 है मेक ए प्रिडिक्शन ऑफ आउटकम बेस्ड ऑन योर हाइपोथेसिस। ठीक है। फॉर्मुलेट ए प्लान टू टेस्ट योर प्रिडिक्शन। अब प्रिडिक्शन क्या होती है? प्रिडिक्शन कहते हैं समथिंग गोइंग हैपनिंग इन फ्यूचर। मिसाल के तौर पे मुझे लगता है कि परसों मेरा फ्लॉ डॉक्यूमेंट मुझे यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से मिल जाएगा। इट्स माय प्रिडिक्शन। क्यों? क्योंकि हालात उस तरह के पैदा हुए हैं, या मेरी सोच है कि इस तरह से अब तक का सिनेरियो है, तो कल कला को मुझे ये काम मेरा हो जाएगा। ठीक है, फोरकास्ट, यानी कि आप एक प्रिडिक्ट कर लेते हो चीजें। सो अगर मैं ये कहती हूँ कि पोस्ट बेसिक एक डिसिप्लिन और एथिक्स क्लास है, एथिकल क्लास है, ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं अपने आउटकम को जज करने के लिए और उसको प्रूव करने के लिए मैं पहले से प्रिडिक्शन बनाती हूँ, और उस प्रिडिक्शन को फिर मैं क्या करती हूँ, उसके लिए एक प्लान बनाती हूँ। ठीक है। ये जो मेरा जो मफरूजा है, मेरा जो आइडिया है, मेरा जो फिनोमिना है, ये हाइपोथेसिस के लिए। हाइपोथेसिस मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रही हूँ, और क्वांटिटेटिव रिसर्च करने के लिए हमेशा हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना पड़ता है। ठीक है, उसको टेस्ट नहीं करना पड़ता। आगे आता है नंबर 4, कलेक्ट एंड प्रोसेस योर डाटा। कलेक्ट करना है मैंने डाटा, उसको प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने का क्या मतलब है? उसको मैंने सिस्टमेटिक वे से एडजस्ट करके रखना है, स्टेप बाय स्टेप, कौन से स्टेप पे किस चीज को आना है, फिर नंबर 3 पे किसको आना है, नंबर 4 पे किसको आना है, नंबर 5 पे किसको आना है। इफ योर प्रिडिक्शन वाज करेक्ट, गो टू स्टेप 5। वही बात आ गई ना कि अगर मेरी प्रिडिक्शन ठीक है तो मैं जाऊंगी अपने लास्ट स्टेप के ऊपर। इफ नॉट, देन हाइपोथेसिस हैज बीन प्रूवन फॉल्स। और अगर मेरी प्रिडिक्शन ठीक नहीं है और मेरे स्टेप वाइज जितनी भी चीजें आ रही हैं वो गलत हो रही हैं, तो इसका मतलब कि जो मैंने अपना मफरूजा सेट किया था कि पोस्ट बेसिक क्लास बड़ी एटिकेटेड और एथिकल है, वो मेरा गलत साबित हो गया। ठीक है। रिटर्न टू स्टेप 2 टू फॉर्म ए न्यू हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन योर न्यू नॉलेज। ठीक है, मतलब स्टेप 2 आपका कौन सा होता है? स्टेप 2 आपका होता है हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। अगर मैं 5वें स्टेप पे पहुंच गई हूं और मुझे ये लग रहा है कि मेरा स्टेप ही गलत है, इट मीन्स कि मेरा स्टेप गलत है, तो इट मीन्स कि मैं दोबारा से स्टेप 2 पे चली जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरा स्टेप 2 हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन ही गलत हो गया। उसके बाद मैं नेक्स्ट, मतलब सीढ़ी का अगर आप दूसरा स्टेप छोड़ दे और 5वें पे चले जाए, बाकी तीसरा चौथा ही ना हो, तो आप जा सकेंगे? नहीं जा सकेंगे ना। आपको सिस्टमेटिकली सीढ़ियों के स्टेप चढ़ने हैं। एंड मीनवाइल इसी तरह से आपको इसमें भी काम करना है। वेरीफाई योर फाइंडिंग। जो भी आपकी फाइंडिंग आई आप उसको वेरीफाई करते हो। मेक योर फाइनल कंक्लूजन। आप फाइनल कंक्लूजन बनाते हो। प्रेजेंट योर फाइंडिंग्स इन एन अप्रोप्रिएट फॉर्म फॉर योर ऑडियंस। और आप अपनी ऑडियंस के लिए क्या करते हो? उसको अप्रोप्रिएट फॉर्म के अंदर एडजस्ट करते हो। आगे आ जाता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस। यस, इट विल इफेक्ट आवर प्रोग्रेस। बिल्कुल हमारी प्रोग्रेस को वो इफेक्ट करता है, लेकिन बेटा हबीबा वही बात आ जाती है ना कि जहां स्टेप 2 गलत हो जाए आपने आगे जंप नहीं करना। रिसर्च का ये असूल है
कि स्टेप 5 पे आपने जाना ही तब है, ऑडियंस के सामने आपने प्रेजेंट ही तब करना है व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट कि आवर हाइपोथेसिस इज राइट। ठीक है, हमारा हाइपोथेसिस ठीक है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एडवांटेजेस क्या होते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च के। कहता है क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन इज एन एक्सीलेंट वे ऑफ फाइनलाइजिंग रिजल्ट्स एंड प्रूविंग और डिसअप्रूविंग हाइपोथेसिस। ठीक है, मतलब वो कहता है कि ये एक बड़ा अच्छा मेथड है किसी भी क्वांटिटेटिव रिसर्च को अप्रूव या डिसअप्रूव करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें हम पहले से मफरूजा सेट कर लेते हैं कि आया मफरूजा गलत है या ठीक है, हाइपोथेसिस ठीक है या गलत है। स्टेप 2 पे ही जहां हमें पता चल जाता है कि कोई गड़बड़ आ रही है, हम 5वें पे जाते ही नहीं, हम 2 पे चीजों को करेक्ट कर लेते हैं। सो द स्ट्रक्चर हैज नॉट बीन चेंज फॉर अ सेंचुरीज। इसलिए ये कहता है कि ये स्ट्रक्चर कई सेंचुरीज से चेंज नहीं हो रहा। सो इज अ स्टैंडर्ड अक्रॉस मैनी साइंटिफिक फील्ड एंड डिसिप्लिन। लिहाजा आप इंटरनेशनली भी मूव कर लें, दूसरे कंट्रीज में भी चले जाएं, पाकिस्तान में भी रह लें, स्टेप रिसर्च के, क्वांटिटेटिव रिसर्च के यही स्टेप है, बेसिक या कन्वेंशनल स्टेप्स यही हैं जिनको आपने फॉलो करते हुए आगे जाना है। ठीक है, नंबर 2 कहता है आफ्टर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव आंसर इज रीच्ड। अब आपने अपनी फाइंडिंग्स बना ली, आपने ग्राफ बना लिया, आपने चार्ट बना लिए, आपने उसको स्टैटिस्टिकली प्रूव करना शुरू कर दिया, कॉम्प्रिहेंसिव वे से आपने आंसर देना शुरू कर दिया, एंड रिजल्ट्स कैन बी लेजिटिमेटली डिस्कस्ड एंड पब्लिश्ड। और रिजल्ट जो है वो लेजिटिमेटली जो है वो आपके पास क्या कहते हैं, लेजिटिमेटली मतलब कि कानून कानून के दायरे के अंदर रहते हुए आपको मिलना शुरू हो गए। Quantitative experiments are useful for testing the results gained by a series of the quantitative experiments, leading to final answer and narrowing down a possible direction for follow-up reach to take। ठीक है, सो आप क्या करते हो कि आप सीरीज वाइज क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो क्वालिटेटिव एक्सपेरिमेंट करते हो और फाइनल आंसर देते हो और उसको नैरो डाउन करते जाते हो। नाउ टेल मी, फाइव एडवांटेज, टेल मी 5 एडवांटेज ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। मुझे 5 एडवांटेजेस बताएं, आप लोग बताएं जितने लोग प्रेजेंट। चले, मुझे 5 एडवांटेजेस जल्दी से बताएं आप लोग। ओके, टेल मी प्लीज 5 एडवांटेजेस ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। जल्दी से मुझे बताएं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। 5 डिफरेंसेस मुझे बता
और डिटेल में बताएं, इसके अलावा बताएं और क्या डिफरेंस हो सकता है इन दोनों के दरमियान में, मेन डिफरेंस जो होता है वो बताएं, इसका एडवांटेज क्या है। अच्छा चलिए बताएं और क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं इसके, इसके अलावा और क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। अनबाइस्ड रिजल्ट्स, अनबाइस्ड रिजल्ट्स, हाँ बिल्कुल, हबीबा का आंसर बहुत राइट है, वेरी गुड आंसर। बट हबीबा ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, लेकिन हबीबा मुझे ये बताएं कि व्हाट डू यू थिंक कि व्हाट इज मेंट बाय अनबाइस्ड आंसर, अनबाइस्ड आंसर कैसे, हाउ डू यू थिंक कि अनबाइस्ड आंसर, हाउ डू यू थिंक कि अनबाइस्ड आंसर, अन अनबाइस्ड आंसर किस तरह से, अनबाइस्ड आंसर मुझे ये बताएं आप। वेरी गुड आंसर, बट हाउ डू यू नो कि अनबाइस्ड आंसर, क्वेश्चन का आंसर बहुत बेहतरीन है। चले हबीबा ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और मुझे बताएं आफ्टर डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ओपन एंडेड नहीं आप इसको कह सकते, ठीक है। रोनाल्ड का तो बहुत ही बेसिक है, मैंने ये पूछा था कि मतलब कि कैसे, मतलब आपने बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन दिया, बेसिक एडवांटेज मैंने आपने इसका पूछा था और वो हबीबा ने आंसर दिया जो सेकंड आंसर है उसका। अच्छा आगे देखते हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ द क्वांटिटेटिव रिसर्च, कहता है क्वांटिटेटिव एक्सपेरिमेंट कैन बी डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव एंड रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम टू परफॉर्म। क्वांटिटेटिव एक्सपेरिमेंट जो होता है वो डिफिकल्ट होता है एंड एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, और बहुत ज्यादा टाइम रिक्वायर होता है उसको परफॉर्म करने के लिए। दे मस्ट बी केयरफुली प्लान टू इंश्योर दैट देयर इज अ कंप्लीट रैंडमाइजेशन एंड करेक्ट डेजिग्नेशन ऑफ कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। इसमें एक तो ये है कि दे मस्ट बी केयरफुली प्लान टू इंश्योर दैट देयर इज ए कंप्लीट रैंडमाइजेशन, मतलब एक तो कंप्लीट रैंडमाइजेशन होती है एंड करेक्ट डेजिग्नेशन ऑफ द कंट्रोल ग्रुप, और एक करेक्ट डेजिग्नेशन होती है कंट्रोल ग्रुप की, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 कहता है क्वांटिटेटिव स्टडीज यूजुअली रिक्वायर एक्सटेंसिव स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ठीक है। क्वांटिटेटिव स्टडीज के लिए हमें एक एक्सटेंसिव स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की जरूरत होती है विच कैन बी डिफिकल्ट, जो कि डिफिकल्ट है ड्यू टू मोस्ट साइंटिस्ट नॉट बीइंग स्टैटिस्टिशियन, बहुत से साइंटिस्ट जो होते हैं वो स्टैटिस्टिशियन नहीं होते। द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी इज ए होल साइंटिफिक डिसिप्लिन, ठीक है। जो फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी होती है वो एक होल साइंटिफिक डिसिप्लिन होती है एंड कैन बी डिफिकल्ट फॉर अ नॉन मैथमेटिशियन। मतलब स्टैटिस्ट, आपको पता है कि जो स्टैट्स के जार्गन्स हैं, जो स्टैट्स की स्टडी है, जो स्टैट्स के डिजाइन है, वो क्वाइट डिफिकल्ट है कंपैरेटिवली मैथ के, ठीक है। सो मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ नॉन मैथ, जो मैथ का बंदा होता है, स्टैट का बंदा उसको टैकल कर सकता है, मैथ का बंदा नहीं कर सकता। द रिक्वायरमेंट्स फॉर द सक्सेसफुल स्टैटिस्टिकल कंफर्मेशन ऑफ द रिजल्ट्स आर वेरी stringent with a very few experiment comprehensively proving a hypothesis, ठीक है। सो रिक्वायरमेंट हमारी यही होती है कि हमने हाइपोथेसिस बनाना होता है कॉम्प्रिहेंसिवली, हम एक हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं, देयर इज यूजुअली सम एम्बिग्विटी, ठीक है, कुछ कुछ हमारे पास एम्बिग्विटी होती है विच रिक्वायर्स टेस्टिंग एंड रिफाइनमेंट टू द डिजाइन, ठीक है, जो कि जिसमें हमें रीटेस्टिंग होती है और रिफाइनमेंट होती है डिजाइन की। दिस मीन्स another investment of the time and resources must be committed to fine tune the result। कहने का मतलब ये है कि सिंपल हम हाइपोथेसिस बना के, ये नहीं कि हमारा काम हो गया। हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए जब हम डिफरेंट तरह के टेस्ट अप्लाई करते हैं, टेस्ट अप्लाई करने के बाद जब हम
डिफरेंट जब हम टेस्ट अप्लाई करते हैं और टेस्ट अप्लाई करने के बाद हमें क्या चाहिए होता है, हमें रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, ठीक है। रिसोर्सेज के साथ साथ हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है अपने उस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए, ठीक है। आगे है क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन आल्सो टेंड टू जनरेट ओनली प्रूव्ड और अनप्रूव्ड रिजल्ट। क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन जो होता है वो जनरेट करता है प्रूव्ड, या तो प्रूव होते हैं या अनप्रूव्ड होते हैं, विद देयर बीइंग वेरी लिटिल रूम फॉर ग्रे एरियाज एंड अनसर्टेनिटी। यानी कि जहां पे कहता है कि बहुत कम एरियाज ऐसे होते हैं कि जहां पे हम कहें कि जो अनसर्टेनिटी का शिकार होते हैं। For the social sciences, education, anthropology, and psychology, human nature is a lot more complex than just a simple yes or no response. Human nature जो वो कहता है कि वो एक complex nature है, ठीक है, than just a simple yes or no response. या तो हम उससे yes करवा सकते हैं या no करवा सकते हैं, ठीक है। explanation भी जो हमने उससे लेनी होती है वो हम yes या no में खुद से उसको refine करके sharp करके हम उसको describe करते हैं। आगे characteristics of quantitative research. Its main characteristics are: number one, the data is usually gathered using a structured research instrument. मतलब हमने डाटा हमेशा structured research instrument से लेते हैं। Number two, the results are based on a larger sample size that are representative of the population. Results हमारे जो होते हैं वो representative होती हैं total population के। The research study can usually be replicated or repeated. रिसर्च स्टडी जो होती है वो रेप्लिकेटेड भी हो सकती है, रिपोर्टेड भी हो सकती है, गिवन इट्स हाई रिलायबिलिटी, ठीक है। उसके बाद रिसर्चर हैज ए क्लियरली डिफाइंड रिसर्च क्वेश्चन टू विच ऑब्जेक्टिव आंसर्स आर सॉर्ट, ठीक है। रिसर्चर के माइंड में क्लियर होता है कि मेरा हाइपोथेसिस क्या है, मेरे ऑब्जेक्टिव क्या है जिनका मैंने आंसर करना है। ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टडी आर केयरफुली डिजाइंड बिफोर डाटा इज कलेक्टेड। और जितनी भी स्टडी के एस्पेक्ट्स होते हैं उनको केयरफुली डिजाइन किया जाता है डाटा को कलेक्ट करने के लिए। डाटा आर इन द फॉर्म ऑफ द नंबर एंड स्टैटिस्टिक्स। डाटा जो होता है वो नंबर की फॉर्म में होता है, स्टैट्स की फॉर्म में होता है, अक्सर अरेंज होता है टेबल, चार्ट, फिगर्स एंड अदर नॉन टेक्सचुअल फॉर्म के अंदर। प्रोजेक्ट कैन बी यूज टू जनरलाइज कॉन्सेप्ट्स मोर वाइडली। प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो हम यूज करते हैं, मतलब डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जी पे जो पहले काम हुआ होता है हम उनको यूज कर रहे होते हैं अपने डाटा को अपने सैंपल साइज के लिए जनरलाइज करने के लिए, कि मतलब हम कह लें कि उन प्रोजेक्ट की स्टडी डिजाइन को, उनकी मेथोडोलॉजी को हम अपने अंदर अपनी स्टडी के अंदर क्या कर रहे होते हैं, उन कॉन्सेप्ट को हम कॉपी कर रहे होते हैं ताकि हम उनकी जनरलाइजेबिलिटी को बढ़ा सकें, उसको फ्यूचर में देख सकें कि फ्यूचर में उससे क्या रिजल्ट्स हासिल हो सकते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट कर सकें और उससे कॉजल रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। व्हाट इज कॉजल रिलेशनशिप? व्हेन देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। बताई थी ना आपको रिसर्च की एक टाइप ये। सो रिसर्चर्स यूज टूल्स सच एज क्वेश्चनर। हम क्वांटिटेटिव के अंदर क्वेश्चनर यूज करते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, कलेक्ट नंबर डाटा। उसके बाद ओवर रीचिंग एम ऑफ द क्वांटिटेटिव रिसर्च स्टडी इज टू क्लासिफाई फीचर्स, count them and construct statistical models in an attempt to explain what is observed, ठीक है। सो हम ये सारी चीजें ऑब्जर्व करते हैं, जो भी हम कंस्ट्रक्ट करते हैं ग्राफ, चार्ट, ठीक है, और उसको हम क्या करते हैं, उसको हम डिजाइन करते हैं और फिर बताते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। नाउ आगे आ जाते हैं की पॉइंट्स रिगार्डिंग क्वांटिटेटिव रिसर्च। नंबर वन हैज इट्स मेन पर्पस इन क्वांटिफिकेशन ऑफ द डाटा टू डिस्क्राइब वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को डिस्क्राइब करने के लिए हम क्वांटिफिकेशन करते हैं इन क्वांटिटेटिव रिसर्च। नंबर टू एग्जामिन रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के दरमियान में हम रिलेशनशिप को चेक करने के लिए एग्जामिन करते हैं। नंबर थ्री टू डिटरमिन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप या इंटरेक्शन बिटवीन वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के दरमियान में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्वांटिटेटिव रिसर्च यूज करते हैं। नंबर फोर allows generalization of the results from a sample to an entire population of interest. पॉपुलेशन से सैंपल साइज के रिजल्ट्स को उठा के जब हम पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर जनरलाइज करते हैं, हमें एक ये फायदा हो जाता है। जनरलाइज का मतलब क्या है कि पूरी पॉपुलेशन के अंदर वैसे ही रिजल्ट्स देखने के लिए हम सैंपल से उठा के पॉपुलेशन में एक्सपैंड कर देते हैं। मेजरमेंट ऑफ द इंसिडेंस ऑफ द वेरियस व्यूज एंड ओपिनियंस इन ए गिवन सैंपल, ठीक है। पांचवा क्या है कि हम मेजरमेंट करते हैं ऑफ द इंसिडेंस की ऑफ द वेरियस जो हम व्यू करते हैं एंड ओपिनियन इन अ गिवन सैंपल के अंदर, ठीक है। अब मुझे बताएं कि इसके अंदर आपका कोई क्वेश्चन, इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड?
प्लीज लेट मी नो। मुझे कोई आपका इधर से कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बताएं ताकि हम उसको फर्दर। समझ आ गई है सबको? क्वांटिटेटिव रिसर्च की समझ आई है? हबीबा, सादिया, सहर, लुबना, क्वांटिटेटिव रिसर्च की आप लोगों को समझ आई है? बेसिक कॉन्सेप्ट इसका पता चला है कि क्या है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट? बेसिक कॉन्सेप्ट इसका पता चला है या नहीं पता चला? इसको हम मतलब फिर इसको अभी हमने पढ़ना है जब तक आपके बोर्ड के पेपर नहीं होते, लेकिन थोड़ा आपका माइंड खुला है अब चीजों को लेके, टर्मिनोलॉजीज को लेके, रिसर्च के जार्गन्स को लेके। ठीक है, सादिया को बिल्कुल समझ नहीं आई? सादिया, यू डोंट गेट व्हाट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च? ओके, अच्छा अब आप मुझे बताएं कि व्हाट डू यू स्टडी और रिवाइज नेक्स्ट टॉपिक? नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा रिवाइज करना चाह रहे हैं? नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर चॉइस कौन सा आप करना चाह रहे हैं? लेट मी नो प्लीज। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता हबीबा समझ आना शुरू हो जाएगी। यू हैव अ कंप्लीट मतलब 6-7 मंथ जितने भी रिमेनिंग है, आपका बहुत अच्छा जो है ना वो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। हाइपोथेसिस वाला पढ़ना चाह रहे हैं? चलें, सब लोग डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, वाह वाह वाह, रोनाल्ड का आप आंसर देखें जरा, वेरी फनी रोनाल्ड। ओके, हाइपोथेसिस, चलें हाइपोथेसिस को कर लेते हैं स्टडी हम लोग। अच्छा मुझे ये बताएं कि मतलब अब रिसर्च की कुछ समझ आना शुरू हुई है? इंशाल्लाह आपको मैं रिसर्च इतनी मतलब मैं कोई आप कह लें कि आपको कोई यकीन के साथ तो नहीं कह सकती, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि जो मेरे कॉन्सेप्ट्स हैं या जिस लेवल पे जाके मैंने पढ़ा है, जो मैंने अपने प्रोफेसर से पढ़ा है, अपने टीचर से पढ़ा है, मैं आपको वो डिलीवर कर सकूं। ठीक है, मैं आपको उस तरह से कॉन्सेप्ट आपके दिमागों में डाल सकूं ताकि आप कभी नेक्स्ट फर्दर रिसर्च करें तो आपको जो है वो एक बेसिक लेवल से थोड़ी सी एडवांस रिसर्च जो है वो आपको मिले। ठीक है, कुछ बच्चों को माइट भी थोड़ा टफ लग रहा होगा एट द स्टार्ट, जिनका बिल्कुल भी बैकग्राउंड नहीं है रिसर्च का, लेकिन जिन्होंने थोड़ा सा पहले पढ़ा हुआ है, मतलब मैं उनकी देखे, मैं ये नहीं कहती कि आई एम परफेक्ट, आई एम 100% परफेक्ट, या मेरा कोई बहुत ज्यादा मैंने बड़ी बड़ी बेतहाशा पब्लिकेशन है। ठीक है, नहीं, ठीक है, जितना मैंने पढ़ा हुआ है या जितना मेरा कह लें कि लेवल है या जितना मेरा कैलिबर है या जितने टीचर से मैंने सीखा हुआ है, अपने पीएचडी टीचर से, एमफिल टीचर से, तो मैं वो सारा का सारा जो है वो आपको उतना सिखा सकती हूँ। ठीक है, गलतियां मुझ में भी होंगी, होती है, इंसान है, हर इंसान में होती है। आई एम नॉट अ परफेक्ट, ठीक है, गॉड नोस, अल्लाह ताला की जात जो है वो सबसे परफेक्ट है, लेकिन आप उसको खुद से भी स्टडी करें एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको प्रोवाइड करूं जितना मैंने अपना खुद से पढ़ा हुआ है। ठीक है, मतलब बास टीचर्स शायद समझते हो कि मतलब 10 नंबर का सवाल है, 10 नंबर का पेपर है, यू डोंट नीड टू स्टडी एट दिस लेवल। सो मैं ये नहीं समझती कि अगर 10 नंबर का है तो सिर्फ 10 नंबर जोगा ही पढ़ाया जाए। आई वॉन्ट टू डिलीवर टू योर सेल्फ ऑल स्टफ। ठीक है, मेरी ये एक विश है कि मैं आप लोगों को जो है वो सारा स्टफ समझाऊं और समझा के पढ़ाऊं,
उसको दिल से पढ़ाऊं कि मैं आप लोगों को समझ भी आए, आप लोगों का मतलब दिल करे कि आप नर्सिंग रिसर्च या रिसर्च के अंदर आपका इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाए, मैं ये चाहती हूँ। बाकी व्हाट डू यू थिंक, आई कांट से एनीथिंग। ठीक है, तो अभी कुछ देर में आपका लेक्चर अपलोड हो जाता है, फिर उसको स्टार्ट करते हैं। ओके, अभी आप लोगों का हो रहा है अपलोड लेक्चर, सून इट विल अपलोड। नहीं मिस वहाँ, अच्छा मिस वहाँ अभी तक आपने देखा है ये पोस्ट बेसिक के जो स्टूडेंट हैं, इसमें रोनाल्ड है, हबीबा है, सादिया है और लुबना है, देख रही है ना आप? जी मैं देख रही हूँ। सादिया है, सहर है, हाँ जी सहर है बस। और अगले 2 दिन कोई आ भी जाए, आपने इनकी अटेंडेंस नहीं लगानी बिल्कुल भी, ठीक है। इनकी एब्सेंट मार्क करवाएं और इनकी जो है ना वो मैं एक्सप्लेनेशन भी करवाती हूँ मैडम को कह के सुबह, ठीक है। चलो थैंक यू। अब आप लोगों ने सुन लिया होगा लाइव, ठीक है, तो अब आप लोग कोई कसर बाकी नहीं रही होगी। ओके, नेक्स्ट है आपके पास आ गया हाइपोथेसिस फार्मूलेशन। चलें जी, मुझे बताएं क्लास के इन विच रिसर्च हाइपोथेसिस फार्मूलेशन इज डन, किस रिसर्च मेथड के अंदर हाइपोथेसिस फार्मूलेशन होती है, ठीक है। लुबना का खैर है, मैं लुबना आपका मसला जो है ना मिस महा से डिस्कस करती हूँ आज। लुबना आप मुझे लेक्चर के बाद जो है ना वो मैसेज कीजिएगा, मैं वहां स्लैम पे बैठ के खुद देखती हूँ बेटा, टेंशन ना ले, मैं आज खुद देखती हूँ। उस दिन मैं ऑनलाइन हुई थी, मुझे आपने आज एक मैसेज करना है आफ्टर 7th, फिर मैं आपका मसला हल करती हूँ। अच्छा क्या कहते हैं डेफिनेशन में कहते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशन और प्रेडिक्शन दैट विल बी टेस्टेड बाय रिसर्च बिफोर फॉर्मुलेटिंग योर रिसर्च हाइपोथेसिस रीड अबाउट द टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट टू यू, ठीक है। मिसाल के तौर पे वेरी नाइस, सादिया ने कहा जी क्वांटिटेटिव हाइपोथेसिस, hypothesis formulation is always done in quantitative research and what is quantitative research, जिसमें हम नंबर्स के साथ खेलते हैं, जिसमें हम नंबर्स में बात करते हैं, जिसमें हम नंबर्स में डिस्क्रिप्शन देते हैं, जिसमें हम न्यूमेरिकल फॉर्म में, मैथमेटिक्स की फॉर्म में, स्टैट्स की फॉर्म में हम अपने रिस्पॉन्स को जनरेट करते हैं, इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव रिसर्च। एंड और उसमें जो हम अपना रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं, और उस रिसर्च क्वेश्चन को गलत या सही साबित करना हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहलाता है। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो होता है वो हमेशा क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर होता है। वेरी नाइस, ठीक है। लेकिन आप अपना कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले आपको याद है कि आप पहले लिटरेचर रिव्यू करते हैं, शायद आपको मैंने ये असाइनमेंट भी दी होगी आपकी क्लास के अंदर कि आपने पहले लिटरेचर को रिव्यू करना होता है। लिटरेचर रिव्यू करने से मुराद क्या है कि उस टॉपिक पे जो आपका इंटरेस्ट, क्या मिसाल के तौर पे आपका टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है पोलियो, या आपका टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है कोविड-19, तो मैं कहूंगी कि कोविड-19 के ऊपर सबसे पहले जाके आप लिटरेचर रिव्यू करके आओ। लिटरेचर रिव्यू करने का मतलब ये होता है कि सिंपल आप अपना इंटरनेट खोलें, अपना लैपटॉप खोलें, उसके ऊपर आप गूगल के ऊपर आप लिखें कोविड-19 स्प्रेड, ठीक है, ठीक है, या रेट ऑफ कोविड-19 स्प्रेडनेस, आप वो लिख दें, आपके पास आर्टिकल्स खुलना शुरू हो जाएंगे। आपने इंटरनेशनली भी कोविड-19 की स्प्रेड देखनी है, आपने नेशनली भी कोविड-19 की स्प्रेड देखनी है, उसके बाद आपने अपना एक टॉपिक सिलेक्ट करना है। तो ये जो आर्टिकल खोल के स्टडी करना होता है ये होता है लिटरेचर रिव्यू करना, ठीक है। तो वो कहता है कि सबसे पहले अपना क्वेश्चन बनाने के लिए, अपना हाइपोथेसिस बनाने के लिए, अपना आइडिया बताने के लिए सबसे पहले आपने अपने टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ टॉपिक को क्या करना है, आपने उसको लिटरेचर में रिव्यू करना है। द रिसर्च क्वेश्चन व्हेन स्टेटेड एज वन सेंटेंस इज योर रिसर्च हाइपोथेसिस। उसके बाद वो रिसर्च क्वेश्चन जो कि एक वन सेंटेंस के अंदर बन जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रिसर्च हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है। तो वो प्रिडिक्शन, वो एक्सपेक्टेशन जो आप कि आप फॉर्मुलेट करते हो अपने आइडिया को, अपने फिनोमिने को गलत या सही साबित करने के लिए, एक रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होती है, स्टेटमेंट होती है ना ऑफ एक्सपेक्टेशंस या प्रिडिक्शन दैट विल बी टेस्टेड बाय रिसर्च, जो कि टेस्ट से, जो कि रिसर्च करने से टेस्ट होती है, ठीक है।
उसके बाद कहता है क्यों नेसेसरी है, व्हेन रिसर्च इज कंडक्टेड हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीलिमिनरी स्टेप। प्रीलिमिनरी कहते हैं वेरी बेसिक, वेरी ग्राउंड लेवल का स्टेप है, ठीक है। अगर किसी को एबीसी ही ना आती हो, आगे वो वाईजेड पे कैसे पहुंच सकता है, ठीक है। अगर किसी ने जनरल नर्सिंग ही ना की हो, वो पोस्ट बेसिक कैसे कर सकता है। सो दिस इज द एबीसी, दिस इज द वेरी 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 बेसिक स्टेप, वेरी प्रीलिमिनरी स्टेप टू कंडक्ट अ रिसर्च. So hypothesis formulation helps in formulating the research problem. Hypothesis formulation का मतलब ये है कि जो आपने अपनी रिसर्च प्रॉब्लम बतानी है, जो आपने अपनी उस टाइम को एडजस्ट करते हुए उस रिसर्च क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करना है, उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए ना, पहले आपने लिटरेचर रिव्यू करना होना चाहिए, इसलिए ये जरूरी है। आगे आ जाता है क्यूरोसिटी एंड पैशन। क्यूरोसिटी होता है हैरानगी, ह्यूमन नेचर है कि वो बड़ा क्यूरियस होता है। छोटा सा बच्चा है ना, वो स्विच में उंगलियां घुसा घुसा के देखेगा सॉकेट के अंदर, भले करंट पड़ जाए, माँ 2 दफा मना करे, 3 दफा मना करे, 4 दफा मना करे ना, उसने उंगली अगर उसकी एक्सेस में स्विच बोर्ड है, उसने घुसा के देखना है, उसने गर्म इस्त्री को हाथ लगाना है, उसने गर्म देचकी को हाथ लगाना ही लगाना है। क्यों? ह्यूमन नेचर है, क्यूरोसिटी है उसकी, ठीक है। सो क्यूरोसिटी बहुत ज्यादा है इंसान के अंदर, ठीक है। खुदा ने अशरफुल मखलूक पैदा किया है इंसान को, हम वो नहीं दूर कर सकते। दिस इज ह्यूमन नेचर एंड पैशन। पैशनेट भी कम लोग होते हैं, ठीक है। अब सारी पोस्ट बेसिक जरूरी नहीं कि नई वाली अगर पैशनेट है तो पुरानी वाली भी हो, वी डोंट थिंक सो, ठीक है। या अगर होते भी हैं तो अपने अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में होते हैं, ठीक है। कहता है जेन्युइन रिसर्चर इज विद वेल कल्टीवेटेड क्यूरोसिटी। एक जो जेन्युइन रिसर्चर होता है ना, जो सही एक नंबर होता है, जो वाकई ही रिसर्च करना चाहता है, तो वो बेसिकली अपने टॉपिक के इर्द गिर्द खुबा हुआ होता है, वेल कल्टीवेटेड होता है, बहुत क्यूरोसिटी होती है उसको, ठीक है। सो रिसर्चर कीप्स ऑन आस्किंग क्वेश्चन सेल्फ ऑन थ्योरी एंड ऑब्जर्वेशन। लिहाजा वो क्या करता है, वो अपने आप से सवाल करता है। अपने आप से कैसे सवाल करेगा? सिंपल साइलेंट रह के ऑब्जर्वेशन करेगा। डेस्क्रिप्टिव रिसर्च आ गई, याद आया कुछ? या पुरानी कोई थ्योरी बनी होगी तो उस थ्योरी को पढ़ेगा, ठीक है। या फिर क्या करेगा, या फिर खुद ही सोचता रहेगा कि व्हाट्स गोइंग ऑन, ठीक है, व्हाट्स इट हैपेंड, सही है। अर्न बाय सर्चिंग फॉर एन आंसर विद अटमोस्ट पेशेंस, प्रिजर्वेंस, ठीक है, एंड परसिस्टेंस टिल सेटिस्फेक्शन, बगैर किसी बायस्ड के, ठीक है। अब शहर को आके अगर मैं ना बताऊं कि पोलियो की कॉज जो है वो आपकी आईपीवी वैक्सीन है, ठीक है, अगर मैं आके बता रही हूँ तो फिर तो शहर का सारा काम ही हो गया, ठीक है, फिर तो शहर को कोई मसला ही नहीं है। शहर खुद देखे कि पोलियो क्यों स्प्रेड कर रहा है, हबीबा खुद देखे कि पोलियो क्यों स्प्रेड कर रहा है, ठीक है। लुबना अपना आइडिया बताए, सादिया अपना आइडिया बताए, रोनाल्ड अपना आइडिया बताए। अगर आगे मैं ही आपको हमसायों से उठ के आइडिया देना शुरू कर दूंगी, या मैं कह लें कि मैं एक सर्टिफाइड रिसर्चर और मैं आके बता दूं शहर, मैं आपको बता देती हूँ आप क्यों खप रही हैं कि पोलियो जो है वो आईपी की वजह से फैलता है, तो शहर का तो काम आसान हो जाएगा। नहीं, आपको सब्र रखना है, प्रिजर्वेंस रखनी है, परसिस्टेंसी शो करनी है। स्टिल आप खुद सेटिस्फाइड ना हो जाए, स्टिल आप खुद डाटा अपने ऑन पे गैदर ना कर ले, ठीक है, अपने ऑन पे आप इंक्वायरी जनरेट ना कर ले, ठीक है। तो ये होती है एक जेन्युइन रिसर्चर की निशानी। रिसर्च इज एन अनएंडिंग वोएज एंड डिग्री। रिसर्च एक ऐसा सफर है, वोएज कहते हैं बहरी बेड़े को, ठीक है। कहता है रिसर्च एक ऐसा सफर है जो कि कभी खत्म नहीं होता। आप भी अगर अपनी रिसर्च करते हो तो कुछ गैप्स छोड़ जाते हो अगले आने वाले रिसर्चर के लिए, ठीक है। पब्लिकेशंस में भी इस तरह ही होता है। पब्लिकेशंस आर जस्ट अ माइलस्टोन, नॉट अ डेस्टिनेशन। अगर आपकी रिसर्च पब्लिश भी हो जाती है तो इट्स जस्ट अ माइलस्टोन, ये एक माइलस्टोन है, डेस्टिनेशन नहीं है, ठीक है। सो टर्न टू रिसर्च, दोबारा आपको रिसर्च पे वापस आना पड़ता है, ओनली आफ्टर फाइंडिंग थर्स्ट एरिया फॉर रिसर्च इन एकेडमिक्स, ठीक है। मतलब जहां तक आपने काम कर लिया वहां तक ठीक है, फिर अगले आने वाले रिसर्चर को या आपको, अगर आपने एक हाइपोथेसिस एक आइडिया से प्रूव कर लिया तो दूसरा आइडिया आप उसी रिसर्च में से निकाल सकते हो, ठीक है। ये नहीं कि एक टॉपिक पे रिसर्च, पोलियो पे अगर मैंने मिसाल के तौर पे पोलियो एक टॉपिक हबीबा ने उठाया तो सिर्फ हबीबा ही रिसर्च कर सकते हैं, फिर तो पोलियो कोई और बंदा कर ही नहीं सकता दुनिया में। नहीं, जिस एस्पेक्ट पे, जिस पॉइंट पे, जिस हाइपोथेसिस पे हबीबा ने पोलियो पे काम किया है उस पे शहर भी कर सकती है। एस्पेक्ट चेंज होगा, टॉपिक मेन रह सकता है, क्योंकि हमने रिसर्च में यही पढ़ा है कि हमने चीजों को, हमने आइडिया को नैरो डाउन करना होता है, उसको हमने वन सेंटेंस के अंदर बनाना होता है। आपके एरिया ऑफ एस्पेक्ट चेंज होते जाएंगे, एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका सेम रहेगा, मतलब बीमारी सेम रहेगी।
पूरी क्लास अगर पोलियो पे काम करना शुरू कर दे तो जरूरी नहीं है कि और कोई कर ही नहीं सकता या पूरी क्लास नहीं कर सकती। आप अपने अपने जो आपके एस्पेक्ट्स हैं उस रिसर्च के वो चेंज होते जाएंगे। ठीक है, जहां आपको लगता है कि एकेडमिक्स में यहाँ काम होना चाहिए आप वहां करें, जहां सैर को लगता है, जहां बीबा को लगता है, जहां लुबना को लगता है। ठीक है, आगे आते हैं टेक अवेज, क्या आप लेके जा सकते हैं। अंडरस्टैंड रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, सबसे पहले तो रिसर्च प्रॉब्लम देखें कि क्या है। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम देखें। ठीक है, उसके बाद हाइपोथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, रिसर्च क्वेश्चन इन क्वालिटेटिव एंड रिसर्च प्रोटोकॉल। ठीक है, ये देखें प्रोसेस ऑफ हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, हाइपोथेसिस कैसे बनता है। सबसे पहले तो ये देखें सोर्स ऑफ रिसर्च इशू, रिसर्च इश्यूज का सोर्स क्या है। उसके बाद रिसर्च पर्पस, रिसर्च का पर्पस क्या है। उसके बाद फिर रिसर्च पर्पस से नीचे आ जाए, एंजाइटी या क्यूरोसिटी हो सकती है, कॉन्करेंट मैनेजेरियल प्रॉब्लम हो सकती हैं, सोशल इश्यूज हो सकते हैं, मॉडल बिल्डिंग हो सकता है। एंजाइटी या क्यूरोसिटी क्या है, हबीबा बहुत फ्री है, हबीबा चाहती है मेरी एक पब्लिकेशन ही हो जाए, वो कोई रिसर्च कर लेती है। ठीक है, कॉन्करेंट मैनेजेरियल प्रॉब्लम, मतलब मैं अगर किसी हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ या किसी वार्ड में काम कर रही हूँ तो वहां पे क्या है, सेप्टिसीमिया बहुत हो रहा है, तो मैं एक मैनेजेरियल प्रॉब्लम को देखते हुए मैं वहां रिसर्च कंडक्ट कराऊंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द वेरिएबल्स इन्वॉल्व इन दी सेप्टिसीमिया। ठीक है, सोशल इश्यूज, कोविड बहुत फैला हुआ है। ठीक है, मैं डब्ल्यूएचओ में डायरेक्टर लगी हुई हूँ या मैं डब्ल्यूएचओ में कह लें कि मैं कंट्री रिप्रेजेंटेटिव हूँ। ठीक है, तो मेरा काम है एज ए एपिडेमियोलॉजिस्ट, एज ए रिसर्चर, मैं देखूं कि व्हाट आर द सोशल इश्यूज व्हिच कैन नॉट कंट्रोल्ड बाय कोरोना। ठीक है, कोरोना से जो कि कंट्रोल नहीं हो रहे, क्या सोशल इश्यूज हैं, मॉडल बिल्डिंग। या फिर मैं, आजकल कोविड इतना कॉमन है और मैं कोई बहुत बड़ी रिसर्चर हूं, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं एक मॉडल थ्योरी बना लेती हूँ, मैं एक मॉडल स्ट्रेटजीज बिल्ड कर लेती हूँ आज की प्रेजेंट एपिडेमिक को कंट्रोल करने के लिए। सो दीज आर द रीजन फॉर द रिसर्च पर्पस। गेटिंग माई पॉइंट। आगे आ जाता है थ्योरी एंड ऑब्जर्वेशन। थ्योरी क्या होती है, थ्योरी आपकी डिडक्टिव होती है, हमेशा हमेशा थ्योरी पहले बनी हुई होती है। तो आपने, एक जर्नल चीज है ना, मिसाल के तौर पे सारे परिंदों के पर होते हैं, इसलिए मेरे तोते के पर हैं। ठीक है, मेरा तोता पर रखता है या मेरी चिड़िया पर रखती है, सारे तोतों के पर होते हैं। डिडक्टिव अप्रोच है, फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक। ठीक है, और ऑब्जर्वेशन क्या होती है, फ्रॉम स्पेसिफिक टू जर्नल। मेरी चिड़िया के पर है, क्यों, क्योंकि सारे परिंदों के पर होते हैं, ये इंडक्टिव अप्रोच है आपकी। ठीक है, अगर थ्योरी की बात करें तो थ्योरी में सबसे पहले थ्योरी आ जाती है, फिर उससे हाइपोथेसिस बनता है, हाइपोथेसिस से हम ऑब्जर्वेशन पे जाते हैं और फिर कंफर्मेशन पे जाते हैं। लेकिन इंडक्टिव अप्रोच में थोड़ा उल्टा है। इंडक्टिव अप्रोच में पहले हम ऑब्जर्व करते हैं, अपनी चीज को देखते हैं, फिर हम उसका पैटर्न देखते हैं, फिर हम हाइपोथेसिस बनाते हैं और एंड पे थ्योरी बनाते हैं। यहां फर्क आ जाता है। ठीक है, ये है रिसर्च क्वेश्चन, ये है आंसर टू रिसर्च क्वेश्चन। अब यहाँ पे रिसर्च इशू हमारे पास जो भी आया उसमें स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम आ गई, हाइपोथेसिस आ गया। ठीक है, रिसर्च प्रोटोकॉल आ गया, टाइटल ऑफ रिसर्च आ गया एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव आ गया। ठीक है, इस फ्लो चार्ट की समझ आई है सब लोगों को। गेटिंग माई पॉइंट। क्लास आप सारे सो गए हैं क्या, समझ नहीं आ रही आप लोगों को। अच्छा, रिसर्च इश्यूज मैंने आपको क्या बता दिया कि क्या होते हैं। स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम आपके पास आ गई कि वो क्या होती है, हाइपोथेसिस आ गया, रिसर्च प्रोटोकॉल आ गया। ठीक है, लाइक अ आर ग्लास। ठीक है, आर ग्लास ये उसने दिखाया हुआ है, ये देख रहे हैं आप, दोनों साइडों से क्या है, वो खुला है, दरमियान से वो स्क्वीज हो गया है। ठीक है, उसके बाद कहता है नैरोइंग फ्रॉम रिसर्च इश्यूज टू हाइपोथेसिस। रिसर्च इशू जहां पे था उसको हमने नैरो डाउन करते जाना है। नैरो डाउन का मतलब क्या है, हमने एक बड़ी स्टेटमेंट से हमने उसको एक सिंपल वन सेंटेंस बेस्ड स्टेटमेंट के अंदर, वन बेस्ड स्टेटमेंट के अंदर हमने आते जाना है। ओके ओके, रिलैक्स। एक्सपेंडिंग फ्रॉम हाइपोथेसिस टू रिसर्च प्रोटोकॉल, और फिर हमने हाइपोथेसिस से रिसर्च प्रोटोकॉल पे आ जाना है। रिसर्च प्रॉब्लम इज अनअर्थिंग सिचुएशन। अनअर्थिंग क्या होता है, जिसको, जो कि बड़ी एक डिटेल्ड प्रोसेस होता है, इवेंट हैपनिंग नीड्स अ सोल्यूशन एंड फॉर विच पॉसिबल सॉल्यूशंस आर एग्जिस्ट, और जिसके लिए कोई भी पॉसिबल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, रिसर्च प्रोसेस जो है वो कहता है कि एक अनअर्थिंग फाइंडिंग या अनअर्थिंग इवेंट होता है, रिसर्च प्रॉब्लम जो होता है, जिसमें हमें सॉल्यूशंस को निकालना होता है, सॉल्यूशंस की नीड्स होती है। स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम इज इशू which needs to be addressed, which also provides the context for research, जो कि रिसर्च के लिए context होता है। ठीक है, hypothesis is a skeptical assumptions about desired results। अब अगर मैं आपसे किसी से भी hypothesis की definition पूछूं तो आप सिंपल ये उठा के मुझे बताएं कि hypothesis is a skeptical assumption। assumption है ना, या prediction है
किसके बारे में? अबाउट डिजायर्ड रिजल्ट्स, कि जो रिजल्ट्स फ्यूचर में हो सकते हैं। स्केप्टिकल या फिर अजम्पशन है या प्रिडिक्शन है। यानी स्केप्टिकल से मुराद ये है कि जो आपके माइंड में एक स्केच बन रहा है, आप उस स्केच से रिलेटेड अगर किसी को रिजल्ट्स बता रहे हो तो वो आपका हाइपोथेसिस है। उसके बाद कहते हैं रिसर्च प्रोटोकॉल इज डिटेल्ड एंड कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अबाउट रिसर्च प्लानिंग। और प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल एक डिटेल्ड एंड कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होती है अबाउट रिसर्च प्लानिंग के बारे में। ठीक है, तो यहां तक रहने देते हैं। नेक्स्ट फिर हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे फ्रॉम स्टेप टुवर्ड्स फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। यहाँ तक रहने दें। आप हबीबा कह रही हैं, ठीक है, मेरा ख्याल सारी क्लास ओवर सैचुरेट हो गई है। क्लास बोर हो गए हो? Are you getting bored from my lecture? लेक्चर से बोर हो गए हैं क्या आप लोग, या समझ नहीं आ रही है, या मैं मुश्किल पढ़ा रही हूँ? बताइए। चलें, विश यू बेस्ट ऑफ लक। इसको अच्छी तरह पढ़ें, नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और मेरी क्लास में नेक्स्ट माइक्रो में भी और रिसर्च में भी सिर्फ यही स्टूडेंट्स आएंगे जो कि मुझे आज नजर आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ, और कोई स्टूडेंट नहीं आएगा। मैंने महा को भी कह दिया, और वो पेपर में भी मैं उनको एलिजिबल नहीं कहती। ओके ओके, डोंट वरी, यू शुड बी रिलैक्स। ठीक है, सहर, सादिया, हबीबा, रोनाल्ड एंड लुबना, एंड दैट्स इट। ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक।